जलते घरों की रोशनी में नए महल का नक्शा तैयार हो रहा है। एक तरफ अल्पसंख्यकों की जान हलक में है और दूसरी तरफ ढाका चुनावी जोड़तोड़ में मशगूल है। 2024 की तथाकथित क्रांति ने 1971 के काले इतिहास से हाथ मिला लिया है। नए सूरज की नई रोशनी का वादा करने वाली छात्रों की पार्टी एनसीपी अब जमात इस्लामी की गोद में है। वही जमात जिसने 1971 की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। उधर 17 साल के वनवास के बाद लौटे बीएनपी के शहजादे तारिक रहमान ने भी पर्चा भर दिया है। भारत विरोध की ज़मीन भी दिन ब दिन और दुरुस्त हो रही है। इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मांग है कि बांग्लादेश में काम करने वाले भारतीयों के वर्क परमिट रद्द कर दो और अगर भारत शेख हसीना को नहीं लौटाता तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटो। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Vari Solar and Sensodyne K. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। Sensodyne toothpaste for sensitive teeth. 27 दिसंबर की रात बांग्लादेश के पिरोजपुर जिले के डुमरी तोला गांव में एक हिंदू परिवार अपने घर में सो रहा था। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस रात कुछ अज्ञात लोग घर में आए। उन्होंने कमरों में कुछ कपड़े ठूंसे और आग लगा दी। घर के 5 कमरे राख हो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की कुछ और घटनाओं का जिक्र है। पिछले हफ्ते चटगांव में एक हिंदू परिवार के घर का दरवाज़ा पहले बाहर से बंद किया गया, फिर आग लगाई गई ताकि कोई बाहर न निकल सके। तब घर के भीतर कुल 8 लोग थे। वे सभी टीन की छत और बांस की दीवारें काट कर किसी तरह बाहर निकले। जान तो बच गई लेकिन घर खाक हो गया। पालतू जानवर आग में जलकर मर गए। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक 21 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच 5 दिनों में 7 हिंदू परिवारों के घर जलाए गए। इसके अलावा उसी दौरान धमकी भरी चिट्ठियां मिली जिनमें बांग्ला में लिखा था कि इस्लाम के खिलाफ गए तो खैर नहीं। चेतावनी दी गई थी कि गैर मुस्लिमों की संपत्ति और धंधा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सब कुछ शुरू हुआ था 18 दिसंबर को। इस दिन इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की खबर मिली थी। उसके बाद से ही भीड़ बेकाबू है। पहले उसने डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे मीडिया दफ्तरों को निशाना बनाया। दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और जला दिया। 24 दिसंबर को ढाका से 150 किलोमीटर दूर राजबाड़ी में भीड़ ने अमृत मंडल नाम के एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक अमृत पर जबरन वसूली का आरोप था। उस दिन अमृत और उसके साथी शाहिदुल नाम के एक शख्स के घर पैसे लेने गए थे। जब घर वालों ने चोर चोर चिल्लाकर शोर मचाया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अमृत को पीट पीट कर मार डाला। ये अंततः ढाका शहर में तो फिर भी आप समझिए कि स्थिति वो जी सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। आप सोचिए कि जो सुदूर चिटगांव जैसे दूसरे इलाकों पर हैं जहां हिंसा की कई बार तो घटनाएं भी सामने नहीं आती। पूजा पाठ आप मंदिर में करते हैं, इस तरह के कपड़ों में अपनी सोसाइटी के बाहर जा पाते हैं क्या? बांग्लादेश का हिंदू समाज का खूब ज्यादा अच्छा नहीं। बांग्लादेश का हिंदू डर डर के चलना है। बांग्लादेश के हिंदू जो चल रहा है सो जगह में खूब डर है। आपके जो समाज की लड़कियां हैं हिंदू, यहाँ पर महिलाएं हैं जो बाहर जाती हैं, उनको लेके अब फिक्र पहले ज्यादा होती थी, अब ज्यादा होती है? पहले भी थी, अभी और ज्यादा है, क्योंकि हम लोग थोड़े आगे के अगर घटना देखें तो हमारे जो सनातन संप्रदाय का जो महिला या फिर जो हमारी बहन है उन लोगों को अपहरण किया जा रहा है, धर्षण किया जा रहा है। इस संप्रति में एक घटना हुआ कुमिल्ला में, मुरादनगर। वहां पर एक गृहवधू जो सनातन की थी उसको दिन दहाड़े गेट तोड़ के उसको वहां पर बलात्कार किया गया। 26 दिसंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने दीपू चंद्रदास और अमृत मंडल की लिंचिंग का मुद्दा उठाया था। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को एक आंकड़ा दिखाया था। बताया था कि पिछले कुछ महीनों में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की गिनती अब 2900 पहुंच गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है, ऐसा भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था। लेकिन 28 दिसंबर को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। उनके प्रवक्ता महबूबुल आलम ने कहा कि ये छिटपुट घटनाएं हैं और भारत इन्हें सुनियोजित हमले की तरह पेश कर रहा है।
दीपू चंद्र दास की लिंचिंग पर भी अजीब दलील दी गई। कहा गया कि इसे अल्पसंख्यक मुद्दा मत बनाइए, ये भ्रामक है। उनका आरोप है कि भारत में जानबूझकर ऐसी हवा बनाई जा रही है ताकि बांग्लादेश के खिलाफ नफरत फैले। कुल जमा उनका कहना था कि गलती उनकी नहीं है, देखने वालों की नज़र में है। इन सब के बीच उस्मान हादी का ग्रुप इनकलाब मंच अपनी ही धुन में रमा है। उनका दावा है कि हादी के कातिल भारत भाग गए हैं। इंसाफ की मांग करते हुए इनकलाब मंच लगातार प्रदर्शन कर रहा है। यूनुस सरकार के सलाहकार और पुलिस कमिश्नर प्रदर्शनकारियों को मनाने पहुंच रहे हैं। 28 दिसंबर को इनकलाब मंच ने यूनुस सरकार को 24 दिन का अल्टीमेटम दिया। पहली मांग, हादी के हत्यारों को 24 दिन के अंदर सजा दो, सिर्फ शूटर को नहीं, मास्टरमाइंड को भी और उसे भगाने वालों को भी। दूसरी मांग, बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीयों का वर्क परमिट तुरंत रद्द करो। तीसरी मांग, अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं करता तो उस पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा ठोंक दो। इस आग में घी डालने का काम किया है ढाका की पुलिस ने। ढाका पुलिस का कहना है कि 2 मुख्य आरोपी यानी जो उस्मान हादी के आरोपी हैं, वो मेमन सिंह के हलुआ घाट बॉर्डर से मेघालय में घुस गए। पुलिस तो पूरी फिल्मी कहानी सुना रही है। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पार किसी ने उन्हें रिसीव किया, फिर एक टैक्सी वाले ने उन्हें मेघालय के तूरा शहर पहुंचा दिया। लेकिन भारत ने इस कहानी को कोरी बकवास बताया है। बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने साफ किया है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जो बांग्लादेशी मीडिया में चलाई जा रही है। अब राजनीति की बात करते हैं। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। 28 दिसंबर को ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जमात इस्लामी के अमीर यानी उनके चेयरमैन शफीकुर रहमान ने ऐलान किया कि एनसीपी अब उनके गठबंधन का हिस्सा है। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी वो पार्टी थी जो जुलाई 2024 के प्रदर्शनों के बाद पैदा हुई थी, जिन प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। एनसीपी का वादा था कि हम पुरानी राजनीति नहीं करेंगे, हम नया बंदोबस्त यानी नोया बंदोबस्तो लाएंगे, हम शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। लेकिन एनसीपी भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसे उसने ठुकराने की कसम खाई थी। जो छात्र कल तक जमात की कट्टरता और 1971 के दाग से खुद को अलग बताते थे, आज वो उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए हैं। इस फैसले ने एनसीपी पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया है। खास तौर पर महिला नेता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। 2 महिला नेताओं तस्नीम जरा और तजनुआ जबीन ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्टी के 30 और नेताओं ने इस्तीफे की धमकी दी है। एक चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जमात का 1971 का इतिहास हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाता। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जमात के लोग एनसीपी की महिला नेताओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के तारिक रहमान भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहली सीट है बोगरा 6। ये उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का गढ़ माना जाता है। लेकिन 2023 के उपचुनाव में अवामी लीग ने इसमें सेंध लगा दी थी। रागिबुल एहसन रिपू वहां से जीत गए थे। आज रिपू कहाँ हैं? जेल की हवा खा रहे हैं। हसीना सरकार गिरने के 6 महीने के भीतर ही उन्हें एंटी टेरर एजेंसी ने उठा लिया था। उन पर हत्या समेत 13 मुकदमे हैं। इसके अलावा दूसरी सीट है ढाका 17। यहाँ से पहले मोहम्मद अराफात सांसद थे। अराफात हसीना सरकार में सूचना राज्य मंत्री थे। आज अराफात के बैंक खाते सील्ड हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं। जो नेशनल सिटीजन पार्टी है वो उनका कहना ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने जुलाई अगस्त में सब कुछ कराया था। वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी कहते हैं। वो अपने आप को कहते हैं दैट जुलाई अगस्त 2024 में स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग हुई थी। ये सब वो कहते हैं। वो अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन इस तरह से जताना चाहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि जो जुलाई अगस्त पिछले साल में हुआ था, ये कोई स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट अपराइजिंग नहीं थी, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, जिसके बाद जो है जमात इस्लामी सत्ते में आई है। और पूरा सत्ता जो आजकल बांग्लादेश में है वो जमात इस्लामी के हाथ में है। और उनका जो वो कहते हैं वो मोहम्मद यूनुस वही करते हैं। तो यूनुस रिजीम जो है वो एक जमात इस्लामी का रिजीम है। और जमात इस्लामी के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पीछे अन्य देश हैं। तो बात ये है कि जब हम कहते हैं कि जमात इस्लामी का सत्ता है और ये स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जताना चाहते हैं, तो पहले उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। हालांकि सब जानते थे कि इनके जो मेम्बरान हैं नेशनल सिटीजन पार्टी के, वो तो सब इस्लामी छात्र शिविर के लोग हैं। वो जो इस्लामी छात्र शिविर स्टूडेंट विंग ऑफ जमात इस्लामी।
फिर भी वो अपनी इंडिपेंडेंस चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उनके साथ सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन हमने देखा कि जब बांग्लादेश में हाल ही में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुए, ढाका यूनिवर्सिटी में हुए, जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में हुए, और उनमें जो लोग सत्ते में आए हैं वो सिर्फ जमात इस्लामी के लोग हैं, जो जेन्युइन शिबिर, जमात इस्लामी शिबिर, इस्लामी छात्र शिबिर के लोग, वो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में जीते। और ये जो एनसीपी है वो तो कहीं नहीं थी, वो तो कहीं उनको तो तीसरे चौथे रंग पे भी वो नहीं थी। तो इससे ये साबित होता है कि बांग्लादेश में जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो असली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, वो एनसीपी को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। और वाकई ये ग्रुप जो है सिर्फ इस्लामी छात्र शिविर या जमात इस्लामी का हिस्सा है। दो पार्टी बड़ी रह गई, एक बीएनपी और एक जमात इस्लामी। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम दो अलग अलग हैं और हम इस इलेक्शन में लड़ेंगे, और अपनी अपनी लिस्टें बना रही हैं। लेकिन हालांकि वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और कई बीएनपी के सीट्स जो हैं उन्होंने जमात इस्लामी के लिए छोड़े हुए हैं। सो ये सब भी हो रहा है। सो ये आप जान जाइए कि ये जो कॉन्टेस्ट होगा बीएनपी और जमात के बीच में, अगर ये हुआ तो ये बिल्कुल एक फेक कॉन्टेस्ट है। और इसमें जरूर जमात इस्लामी, लोग कह रहे हैं आज की तारीख में कि जमात इस्लामी की जीत होगी। और अगर किसी वजह से जमात इस्लामी की जीत ना भी हुई और बीएनपी की जीत हुई, तो एक फॉर्मूला उन्होंने जून के महीने से बनाया हुआ है, जब तारिक रहमान अभी लंदन में थे। और इस फॉर्मूला में ये है कि प्रेसिडेंट यूनस बनेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर दे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री, अगर बीएनपी को ज्यादा सीट मिले तो प्रधानमंत्री बीएनपी बनेंगे, लेकिन डेप्यूटी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वो बनेंगे अमीर ऑफ जमात इस्लामी। यानी कि सत्ता जो है जमात इस्लामी के हाथ में ही रहेगा। तारीख 12 फरवरी 2026 तय तो है लेकिन पक्की नहीं है। जिस तरह से आए दिन हिंसा भड़क रही है, आशंका है कि चुनाव की तारीख टल भी सकती है। ऐसा हुआ तो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आगे खिंचती चली जाएगी, जो न तो हिंसा रोक पा रही है, न ही अर्थव्यवस्था संभाल पा रही है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार में अमेरिका के एक प्रोफेसर विरूपक्ष पॉल ने एक लेख लिखा है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बहुत बुरे जाल में फंस चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यूनुस सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने महंगाई अगस्त 2024 में 10.87% से घटाकर नवंबर 2025 में 8.29% कर दिया है। लेकिन ये कोई कामयाबी नहीं है। भारत ने महंगाई दर 1% से नीचे है। पाकिस्तान जो 38% से 1% पर आ गया है। श्रीलंका 50% से 2% पर आ गया है। लेकिन बांग्लादेश अभी भी संघर्ष कर रहा है। इससे भी खराब आंकड़ा बेरोजगारी का है। याद रखिए, इसी मुद्दे पर छात्रों ने क्रांति की थी, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी से निकले यानी ग्रेजुएट 13% युवा बेरोजगार बैठे हैं। पिछले एक साल में 258 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 1 लाख से ज्यादा गारमेंट वर्कर्स की नौकरी जा चुकी है। लब्बुलुआब यह है कि नई सरकार को फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि कांटों का ताज मिलेगा, वो भी तब जब चुनाव मुमकिन हो। फिलहाल बांग्लादेश का चैप्टर यहीं तक। अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। पड़ोस के कलेश शांत नहीं हो रहे। एक और बांग्लादेश में उथल पुथल मची है। इस बीच एक और पड़ोसी के यहाँ से बड़े बदलाव की आहट आ रही है। पड़ोसी नेपाल, जहां अगले साल मार्च में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव पास आए तो 2 युवा चेहरों ने हाथ मिला लिया। काठमांडू के मेयर और रैपर से नेता बने बालेन शाह यानी बालेन, वो अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ आ गए हैं। इस पार्टी का नेतृत्व पूर्व टीवी होस्ट रवि लामिछाने कर रहे हैं। इस गठबंधन को नेपाल की राजनीति में बीते 3 दशकों से हावी पुराने दलों के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत अगर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 5 मार्च को होने वाले चुनाव जीतती है तो 35 साल के बालेन नेपाल के प्रधानमंत्री होंगे। वहीं 48 साल के रवि लामिछाने पार्टी प्रमुख बने रहेंगे। दोनों नेताओं ने साफ किया है कि उनका मकसद इस साल सितंबर में हुए युवा आंदोलन के दौरान उठी मांगों को पूरा करना है। इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई सबसे अहम मुद्दा रहा। सितंबर में हुए जनजी यानी युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीति को हिला दिया था। इन प्रदर्शनों में करीब 77 लोगों की मौत हुई। हालात इतने बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। बालेन इन आंदोलनों के दौरान युवाओं के बीच एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पर उभरे थे। भले ही उन्होंने खुलकर नेतृत्व का दावा न किया हो, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रभाव साफ दिख रहा था। चीन ने 29 दिसंबर की सुबह ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। इसका मकसद है ताइवान के बड़े बंदरगाहों की नाकेबंदी का अभ्यास, समुद्री टारगेट्स पर हमला और किसी भी बाहरी दखलंदाजी को रोकना।
चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल शी यी ने साफ शब्दों में कहा, यह अभ्यास ताइवान की आज़ादी की बात करने वाली ताकतों और बाहर से दखल देने वालों के लिए कड़ा संदेश है। अब जरा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका ही एक प्रांत है। कह चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ताइवान को ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ने से वो पीछे नहीं हटेगा, कतराएगा नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन 2027 तक संपूर्ण सैन्य हमला ही कर देने की प्लानिंग कर रहा है। ताइवान की संसद और वहाँ की ज़्यादातर जनता चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को सिरे से नकारती है। ताइवान भी अपनी सेना को तेजी से मजबूत कर रहा है। अगली सुर्खी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने का समझौता बस होने ही वाला है, मतलब डील टेबल पर है, कलम हाथ में है, लेकिन बात एक ही जगह पर अटकी हुई है, डोनबास। 28 दिसंबर को फ्लोरिडा में ट्रंप के आलिशान रिजॉर्ट मारालागो में ट्रंप और जेलेंस्की की करीब 3 घंटे लंबी मीटिंग हुई। बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, सुरक्षा गारंटी यानी सिक्योरिटी गारंटीज पर काफ़ी हद तक सहमति बन गई है। डोनबास के भविष्य पर प्रोग्रेस हुई है, पर कोई डील या तारीख फाइनल नहीं हुई। ट्रंप का दावा है कि सिक्योरिटी गारंटीज पर 95% सहमति बन चुकी है। यूरोप ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा, अमेरिका पीछे से सपोर्ट करेगा। लेकिन असली पेच कहाँ है? डोनबास, पूर्वी यूक्रेन का वही इलाका जिस पर रूस पूरा कब्जा जमाना चाहता है और यूक्रेन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका का प्रस्ताव है कि अगर यूक्रेन डोनबास छोड़े तो वहाँ एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन पर यह चलेगा कैसे? कौन चलाएगा? किसकी सेना होगी? किसका कानून लागू होगा? इन सवालों के जवाब मिलना अब भी बाकी है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।